बीते दिनों लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में साफ हुआ कि जैश ए मोहम्मद देश में एक बड़े धमाके की प्लानिंग रच रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस फरीदाबाद मॉड्यूल में जो लोग शामिल थे वो पेशे से डॉक्टर थे। आखिर कैसे पढ़े लिखे लोग रेडिकलाइज्ड होकर आतंकी हो रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ वर्तमान में राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे, एटीएस चीफ रहे, ब्रजलाल जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि आखिर ये पढ़े लिखे लोग कैसे रेडिकलाइज होकर आतंकी बन जाते हैं? एक्चुअली रेडिकलाइज में जो सबसे बड़ा रोल है, जब तक उनको काफिर और कुफ्र पढ़ाया जाएगा, जब तक उनको बिलीवर और नॉन बिलीवर पढ़ाया जाएगा, इनको कहीं ना कहीं धार्मिक ट्रेनिंग तो होती है, धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो इनको पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुरान में विश्वास नहीं करता वो काफिर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, और उसके द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है, मूर्ति पूजा है, कोई करता है, वो कुफ्र है। और जहां कुफ्र है, जहां काफिर है, वहां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का, जिसको ये जिहाद कहते हैं, उन्हें हक हासिल है। ये उनको पढ़ाया जाता है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, लेकिन पढ़ा तो उसने भी यही है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो मॉड्यूल है, इसमें सब डॉक्टर हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये पढ़े लिखे लोग आए हैं। अरे जो ISIS का हमला हुआ था ट्विन टावर पर 26/11 अमेरिका में, उसमें कौन थे? पायलट थे, इंजीनियर थे, मोहम्मद अत्ता इजिप्ट का, और जितने टेररिस्ट शामिल थे वो प्लेन उड़ाने वाले थे। और जो भारत में इंडियन मुजाहिदीन बना, जिसको बनाया रियाज भटकल, इकबाल भटकल, आरिफ रजा खां, ये अंग्रेजी स्कूलों पढ़े हुए थे, अच्छे घरों के थे, अच्छे परिवार के थे। ये नहीं था कि मदरसा एजुकेशन से निकले थे। और उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ मॉड्यूल, जो सबसे डेडली मॉड्यूल बना, दिल्ली में तो एक ब्लास्ट हुआ है, और आजमगढ़ मॉड्यूल ने तो पूरे देश को छलनी कर दिया था। आजमगढ़ मॉड्यूल का जानते किसने बनवाया था? मोहम्मद सादिक शेख, आजमगढ़ का रहने वाला, ट्रॉम्बे मुंबई चीता कैंप में रहता था। और वहां पर उसकी रियाज भटकल, इकबाल भटकल से मुलाकात हुई और कहा गया उत्तर प्रदेश के लड़कों को जोड़ा जाए। वो आजमगढ़ आया, और आजमगढ़ से जो जुड़े उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। और इसमें डॉक्टर शाहनवाज आलम, इसमें असादुल्ला हड्डी, इसके पिताजी आजमगढ़ में बहुत बड़े हड्डी के डॉक्टर, और जितने लड़के इसमें, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरी पुस्तक है इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात। और आजमगढ़ मॉड्यूल में जो 23 लड़के हैं, इसमें ये सब कोई मदरसे पढ़े नहीं है। मैं नाम पढ़ दूं: सादिक शेख, असादुल्ला हड्डी, डॉक्टर शाहनवाज आलम, आरिफ बद्र, मोहम्मद सादाब अहमद, आरिज उर्फ जुनैद, बड़ा साजिद, अबू राशिद, मोहम्मद सैफ, खालिद, छोटा साजिद, शकील, जीशान अहमद शेख, शहजाद पप्पू, मोहम्मद सलमान उर्फ छोटू, मुफ्ती अबू बसर शेख, सैफुर रहमान सादाब सेकंड, मोहम्मद सरवर आजमी, साकिब, सरफुद्दीन, मोहम्मद आरिफ, नसीम, जिया। ये आजमगढ़ मॉड्यूल तैयार हुआ। और इस आजमगढ़ मॉड्यूल ने हमारे यहाँ कचहरी ब्लास्ट हुए, ये कराया इन्होंने जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, सरोजनी नगर दिल्ली ब्लास्ट हुआ था धनतेरस दिन 29 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और बटला हाउस के पहले 13 सितंबर 2008 को इन्होंने दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट किए थे। इन्होंने बंबई में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट किया था। 6 जुलाई 2006 को 209 मार दिए थे। इन्होंने गया ब्लास्ट किया। तमाम ये जो ब्लास्ट हुए, और बनारस में शीतला घाट ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, इन्होंने ब्लास्ट की झड़ी लगा दी। ये सब पढ़े लिखे थे। और जो लड़के शामिल थे, जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, गलत फंसा दिए गए, ये सब जो है मदरसा एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे थे। मुझे याद है जब मैं उनका एक टेररिस्ट का इंट्रोगेशन कर रहा था,
तो उसमें ये कहा गया कि उन लड़कों ने पूछा कि हमसे बम रखवा रहे हैं, हम कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? बोले नहीं नहीं, पुलिस तो जो पकड़ेगी वो दाढ़ी वाले, ऊंचे पैजामे वाले को, और तुम तो जीन टी शर्ट वाले पहने हो। तो ये इस तरह से ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये केवल ये नहीं है जो मदरसा एजुकेटेड हो, कम पढ़ा लिखा हो, और सबसे खतरनाक आतंकी जो हैं इसमें वही हैं जो पढ़े लिखे हैं। और ये जो डॉक्टरों का ये मॉड्यूल निकला है, और सबसे बड़ी बात उसमें कि मोहम्मद उमर वो फिदाइन बन गया और ब्लास्ट कर लिया। तो ये बड़ी ही सीरियस घटना है। और जिस तरह से इन्होंने 32 गाड़ियों का इंतजाम किया था, अमोनियम नाइट्रेट दुनिया भर के इकट्ठा किया था, 32 जगहों पर ब्लास्ट करना था, और तय था बाबरी मस्जिद ब्लास्ट के दिन 6 दिसंबर को करना था। 6 दिसंबर खाली इन्होंने आज टारगेट नहीं किया, 6 दिसंबर को शीतला घाट ब्लास्ट भी किया था, वो 6 को था लेकिन उन्होंने 7 को किया। और बटला हाउस की बरसी पर इन्होंने 2010 में जामा मस्जिद ब्लास्ट किया था। तो ये बड़ी सोची समझी उससे चल रहे हैं। और इस पर इस सरकार में जहां तक मैं समझता हूं ये घटना हुई है, इसकी तह तक जाएंगे, और जो इसके सबको पीछे ऐसी सजा मिलेगी उनके साथ पुश्तें याद रखेंगी। एक सवाल ये कि आखिर पढ़े लिखे युवाओं को आतंकी बनाने के पीछे मकसद क्या होता है? क्यों ये टारगेट किए जाते हैं? मंशा क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस की? ऑर्गेनाइजेशन की केवल एक मकसद है, खाली भारत में नहीं पूरे दुनिया में, ये है इनको कि केवल एक धर्म रहेगा और उसी का राज रहेगा, वो है इस्लाम। एक ही कानून चलेगा, शरिया कानून। और भारत के लिए इनका है, भारत को बनाना है गजवाए हिंद, इस्लामिक इंडिया। और इसकी आज से नहीं है, अरे इसकी तो जो है आपको 1930 के दशक से इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय जब MIM बना, जो आज AIMIM है, 12 नवंबर 1927 को बना था, उसका दूसरा अध्यक्ष था बहादुर यार जंग। 1929 में उसने बाबा साहब को संपर्क किया, 10 करोड़ रुपया ऑफर किया, और ये कहा हैदराबाद इस्लामिक देश बन रहा है, सबसे बड़ा पद और 10 करोड़ रुपया। क्योंकि उनका मकसद था अगर बाबा साहब कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस देश का दलित इनमास कन्वर्ट हो जाएगा और गजवाए हिंद बन जाएगा। तो ये गजवाए हिंद की परिकल्पना इनको दी जाती है। इनको कहा जाता है यहाँ तो मुसलमानों का राज रहा है, इसलिए भारत को इनको इस्लामिक इंडिया के जो सपने दिखाए जा रहे हैं उसी के तहत ये पढ़े लिखे 20 लड़के जो हैं वो आतंकवादी बन रहे हैं। इसको हमें खत्म करना होगा। क्या ये इनकी टेक्नोलॉजी का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्नो सेवी होते हैं, उसकी वजह से ये टारगेट आसानी से हो जाते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल टेक्नो सेवी। एक था पीर भाई जो अपना इंडियन मुजाहिदीन जब ब्लास्ट करते थे तो वो ईमेल भेजते थे, और ईमेल जो है भाई वो साधारण आदमी तो लिखेगा नहीं। तो मैंने अपनी पुस्तक में ये जो इनके ईमेल हैं मैंने वो भी दिया है। ये मीडिया को भेजते थे, और ये जो है नेचुरली इसको लिखना और जो कम्युनिकेशन आज का बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि ये जानते हैं कि नंबर सर्विलांस पर रहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ये जानते हैं, इसी तरह इनक्रिप्टेड मैसेज करते हैं। तो ये आदमी मदरसे पढ़े लिखा तो नहीं कर सकता, ये तो उसके लिए जो ऑलरेडी ट्रेंड है, कंप्यूटर जानता है। जैसे मैंने कहा सादिक शेख जो था आजमगढ़ वाला जिसने इंडियन मुजाहिदीन का बेस बनाया, ये वजह कंप्यूटर इंजीनियर। तो कंप्यूटर इंजीनियर है, और उसी आदमी जब आजमगढ़ आया तो उसने ढूंढा एक आरिफ बद्र को। क्यों ढूंढा आरिफ बद्र को? कि ऐसा आदमी जो कंप्यूटर जानता हो, ऐसा आदमी जो बिजली मिस्त्री हो, ऐसा आदमी जो स्विचेज बनाना जानता हो। तो वो तलाश हुई थी आजमगढ़ में आरिफ बद्र की, और आरिफ बद्र ने ही जो स्विचेज बनाए ब्लास्ट करने के, चाहे वो संकट मोचन हो और बाकी जितने जगहों में ब्लास्ट की बात कहिए, वो आजमगढ़ पे बनते थे और बनाता था आरिफ बद्र। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में माहिर जो होते हैं उन्हीं से ये जो है आतंकवादी घटनाएं करा सकते हैं और बचने का तरीका ढूंढ सकते हैं, तमाम सिक्रेसी वो मेंटेन कर सकता है। इसीलिए इनके टारगेट होते हैं पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर। एक सवाल ये भी कि आपने तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत काम किया,
तो पहले के जो टेररिस्ट जो पकड़े गए और आज में क्या अंतर पाते हैं? पहले के लोग किस तरीके के कैसे नौजवानों को टारगेट करते थे, कम पढ़े लिखे, कम जागरूक, और आज के हाईली क्वालिफाइड लड़कों को? जी हाँ, पहले एक्चुअली प्रत्येक आदमी को किसी कार्रवाई के लिए चाहिए फुट सोल्जर। जैसे मैं वो भी आतंकवाद है जो करीब करीब अब खत्म हो रहा है। नक्सलिज्म वो किसको टारगेट करते थे? गरीबों को, आदिवासियों को, और उनको वो फुट सोल्जर बना करके लड़ाते तो वही मरते थे। यहाँ भी फुट सोल्जर इन्होंने जो शुरू में इस्तेमाल किए, ऐसे लड़के जो इनोसेंट थे, थोड़ी सी लालच दिया, उनके दिमाग में भरा, और जैसे मैंने कहा नहीं कि तुम बम डालोगे रखोगे तो ये ढूंढेंगे ऊंचा पैजामा वाले को, दाढ़ी वाले को, और तुम तो जीन्स टी शर्ट वाले हो। तो इस तरह से इनका टारगेट जो होता है। और मैंने पाकिस्तानी टेररिस्ट का मैंने इंट्रोगेशन किया है, और वो इंट्रोगेशन किया था मैंने रामपुर अटैक का। उसमें था पाकिस्तानी इमरान शहजाद और दूसरा था मोहम्मद फारूक। दोनों सीआरपी अटैक रामपुर जो हुआ था 31 दिसंबर और 8 की रात को हुआ था। 7 सीआरपी जवान मारे थे। एक रहना वाला था गुजरावाला, एक रहना था भिम्बर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का। मैंने कहा भाई तुम लोग 18-19 साल के हो और तुम मरने चले आए। उस समय हाफिज सईद ने जानते कितना पैसा दिया था? अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो हार्डली उस समय 2.5 लाख रुपया था। 2.5 लाख में मरने आ गए। लेकिन ये है 2.5 लाख तो उनको एक इंसेंटिव था। दूसरा ये था जो उनको सपने दिखाए जाते हैं, 32 हूरें मिलेंगी, सीधे जन्नत में जाओगे, और ये करेंगे। तो तमाम चीजें जो ब्रेन वॉश का तरीका है, जिनकी ट्रेनिंग होती है, मैंने टेररिस्ट का इंट्रोगेशन किया। जब हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग होता था तो 21 दिन होता था दौराए आम। दौराए आम में लड़के आजम करके गए, सुबह नमाज पढ़ाना, उसके बाद ये करना, फिर पीटी कराना, और फिर तमाम उनको वीडियो दिखाना कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। फिर उनको पिस्टल की ट्रेनिंग, AK-47 ट्रेनिंग, और एक ट्रेनिंग दी जाती है जो आज भी है, वो है कि लोकल जो मटेरियल मिल रहा है उससे बम बनाना। और अमोनियम नाइट्रेट उसमें एक है, फ्यूल ऑयल, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, बम बन गया। उसके बाद इनका होता था दौरा खास 3 महीने का, जिसमें ISI पाकिस्तानी आर्मी के लोग, तो इनको दौरा खास 3 महीने का। उसी का ट्रेंड था इंडिया कमांडर जो उसमें बनाया था लश्कर तैयबा का सबाउद्दीन, और सबाउद्दीन जिसने रामपुर अटैक किया था, जिसने इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमला किया था 2005 में बंगलुरु में। तो इस तरह से ये जो हैं लोग हैं, इनको तमाम चीजें, इनको गुमराह किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और जो सबसे बड़ा कि सीधे जन्नत में जाओगे। ये बड़े बड़े आतंकवादी खुद शामिल नहीं होंगे। ये हाफिज सईद जो है, मसूद अजहर, खुद AK-47 लेकर हमला करने नहीं जाएंगे। और इनके तमाम, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन है, उसका आका तो कश्मीर कराने वाला है, बेटे डॉक्टर इंजीनियर बाहर पढ़ रहे हैं। इस तरह से गरीबों को गुमराह करके ये एज ए फॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। इंडियन मुजाहिदीन की बात करें, इंडियन मुजाहिदीन और सिमी, इन दोनों में ये कितने खतरनाक थे? सबसे ज्यादा क्या, मतलब किसको खतरनाक मानते हैं, और ये कैसे पकड़ बनाते थे? क्योंकि इनकी पकड़, कहा जाता है कि अब तक इससे ज्यादा किसी की पकड़ नहीं हुई। लोकल में जो स्लीपिंग मॉड्यूल, स्लीपर सेल्स थे, सिमी की, इंडियन मुजाहिदीन की बात करें। बिल्कुल आपने सही। ये बना था पर 1977, ये बना था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और अलीगढ़ में ये बना सिमी। और सिमी उसमें प्रतिबंधित नहीं था, क्योंकि ऐसी सरकारें थीं जो तुष्टीकरण करती थी, और उसमें इनको इतना मौका मिला बढ़ने का कि दुनिया भर के इन्होंने अपने अंसार बना लिए, कैडर बना लिए। अब उसके बाद जब स्थिति बद से बदतर हो गई, जब मालूम हुआ ये तो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, तब इनको प्रतिबंधित किया गया। जब प्रतिबंधित किया गया तो इन्होंने दूसरा रूप लिया, और एक बना था, जैसे जानते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI। उसमें कौन कौन शामिल थे? सिमी। और दूसरा था कर्नाटका डिग्निटी फोरम, कर्नाटका में बना, उनकी दुबई में शुरुआत हुई, और उनको ट्रेनिंग दिया गया कि ये दंगा होगा तो हिंदुओं पर हमला कैसे करेंगे। और एक था तमिलनाडु को तमिल मनीला पसराई। ये संगठन मिल करके इन्होंने बनाया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नाम से बहुत बढ़िया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और पीएफआई क्या है हम सभी जानते हैं। और उसी की उत्पत्ति रही इंडियन मुजाहिदीन, और उसको बनाया था पाकिस्तान ने, आईएसआई ने। पर्पज ये था कि जब ये अपना पाकिस्तानी कमांडर भेजते थे, मारे जाते थे, इसे अयोध्या में मारे गए जैसे मोहम्मद के थे। पार्लियामेंट अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001, कौन थे? जैसे मोहम्मद के थे। पठानकोट पर कौन थे? जैसे मोहम्मद के थे। और लश्कर तोयबा के थे बॉम्बे अटैक। तो इनको ये हुआ हमारी बदनामी होती है, हम ग्रे लिस्ट में चले जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने सोचा इंडियन मुस्लिम्स को ट्रेन किया जाए, और ट्रेन करके उनसे आतंकवादी घटनाएं किया जाए, जिससे हम इंटरनेशनल फोरम पर कहें हमसे क्या मतलब, ये तो हिंदुस्तानी है। और ये जो बॉम्बे वाला अभी दिल्ली वाला हुआ है, इसमें जो रूट इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तय किया, कोई अफगानिस्तान में बैठा है, कोई टर्की में बैठा है, और ये कई टेररिस्ट गए टर्की, 2 महीना रहे, वहाँ रेडिकलाइज हुए। तो इस तरह से इन्होंने जो घटनाएं किया, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा अब तक जो मैक्सिमम करीब 1000 लोगों तक को मारा, वो था इंडियन मुजाहिदीन। लेकिन मेरी भी उसमें भूमिका रही आजमगढ़ मॉड्यूल को ख़त्म करने में, और यूपी एटीएस की, और पूरे देश की एजेंसीज ने इतना इस पर कार्रवाई की कि आज इंडियन मुजाहिदीन ख़त्म हो गया है। एक सवाल डिजिटल फुटप्रिंट की आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी जैश वाले में कि तुर्की, फरीदाबाद, कश्मीर, तो ये डिजिटल फुटप्रिंट का कैसे एजेंसीज उपयोग करती हैं, और उसको आतंकियों को पकड़ने में क्या इसकी भूमिका होती है? ऐसा है कि इसमें हमारे नाम नहीं बताऊंगा, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारी सेंट्रल एजेंसी इसके पास है। और कई एजेंसी तो ऐसा हैं जो यही करती हैं, जो देखती हैं कॉल यहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे बात हो रही है, और जैसे हम करते हैं वैसे वो भी तरीके ढूंढते हैं। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट ऐसा है एक, ये ऐसा एविडेंस है, पक्का एविडेंस है। आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन ये जो साइंटिफिक एविडेंस है ये झूठ नहीं बोलते। तो ये इस तरीका ढूंढ करते, जैसे दिल्ली का किया, सीधे पाकिस्तान से ना जुड़े। तो पाकिस्तान का जो टेररिस्ट बैठा अफगानिस्तान में बैठ गया, टर्की में बैठ गया, दुबई में बैठ गया। एक्चुअली जो इंडियन मुजाहिदीन की घटनाएं कराता था आसिफ अंसारी, वो बनारस का था और बैठा रहता था दुबई में। तो इस तरह से ये करते हैं कि जिस तरह से अगर सर्विलांस में आए तो कराता कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सीधे नाम ना जुड़े, अदरवाइज ये डिजिटल फुटप्रिंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में, उसको ब्लैक लिस्ट में पहुंचा देगा। इसलिए ये डिजिटल फुटप्रिंट जो है, इसके लिए ये लोग पढ़े लिखे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इस तरह से करते हैं जिससे सीधा जो करा रहा है देश, उसका नाम सीधे ना है। एक सवाल आखिरी ले लेते हैं कि साइबर सर्विलांस, ये लोग भी बहुत साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, साइबर टेक होते हैं। साइबर सर्विलांस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यही महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें मैं भी एटीएस का फाउंडर चीफ रहा, और हम लोगों ने इसके तहत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ किया है। और अभी इसमें चूंकि अब तो बात हो गई है, सलमान छोटू का भी नाम आया, मैं बता रहा था। कैसे हम लाए वो तो हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन सर्विलांस के थ्रू हम लाए। किस तरह से बड़े बड़े टेररिस्ट जो थे उनको सर्विलांस के थ्रू उनका लोकेशन मालूम करके और उनको उठा कर लाए। तो ये सर्विलांस जो है, ये टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, और इसमें अब तो काफ़ी प्रगति हो गई है। तब तो जब मैं था 2007 से 2011 तक 12 तक, तब तो वो जो है थी तो वो भी अच्छी थी, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। और खासकर आपने अच्छी बात कही, नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, खासकर मैं उस कमेटी का चेयरमैन रहा, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर। और इसके बाद जो भारतीय न्याय संहिता, इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले तमाम एविडेंस ऐसे थे जो अंग्रेजों के 164 वर्ष पुराने कानून में उसमें डिफाइंड नहीं थे। तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लाया। दूसरा बताता हूँ, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो कांग्रेस ने बनाया था एक्ट, कांग्रेस सरकार में, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। और मैं बताऊं, उस एक्ट में जो कार्रवाई हुआ, मैं भी तो पीलीभीत था उसमें, अगर वो ना होता तो आज हमारा पंजाब खालिस्तान होता। वो जब प्रॉब्लम पंजाब की ख़त्म हुई,
साल 90 में जब कश्मीर पीक पर था, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, 5 लाख भाग गए, तो जब कांग्रेस की सरकार थी 96 की बात लगभग है, उस समय ये लेट गए कांग्रेसी, टाडा खत्म करो खत्म करो खत्म करो, टाडा खत्म हो गया। उसमें ममता बनर्जी भी थी, तब ये कांग्रेस में थी। अब उसके बाद कानून का बड़ा महत्व होता है इनके कन्विक्शन में। जी हाँ, उसके बाद जब टाडा खत्म हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने पोटा बनाया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और उसके बाद जैसे मनमोहन सरकार 2004 में आती है तो पहला काम किया था पोटा खत्म करने का। तो आपने टाडा खत्म कर दिया, पोटा खत्म कर दिया, और आज जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है बीएनएस, उसमें एक प्रोविजन टेररिज्म को डिफाइन किया गया है। आतंकवाद क्या है उसको हम लोगों ने जो आईपीसी की जगह ली है भारतीय न्याय संहिता, उसमें टेररिज्म को डाल दिया गया है। तो एक्ट जो अच्छे एक्ट हैं, कड़े एक्ट हैं, उसको भी इस आतंकवाद को खत्म करने में बड़ी भूमिका होती है। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, इंडियन मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, ये तमाम संगठन हमेशा उस वाइट कॉलर प्रोफेशन के नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, और वही देश में तमाम आतंकी घटनाओं की साजिश रचते आए हैं, उसमें इन्वॉल्व होते आए हैं। और यही वजह है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में एक बार फिर डॉक्टर के भेष में ये तमाम रेडिकलाइज्ड नौजवान अब पकड़े जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।